देखिए, पहली बात तो थोड़ा सा ये जो पेपर है, मैं कहूँ तो मॉडरेट टू हाई है। ठीक है, तो इसमें फिक्स है कि आपका मॉडरेट टू हाई पे ये जाएगा पेपर। ठीक है, तो इसका जो आपका, आप सबसे पहली बात ये देखिए, मॉडरेट टू हाई, इसका जो मेरे अपने जो माइनिंग ज्ञान के द्वारा जो चीज देखी जा रही है, तो इसमें आप कट ऑफ समझ जाइए एज ए जनरल कट ऑफ 80 टू 85, एज ए जनरल कट ऑफ, एज ए जनरल कट ऑफ समझ जाइए कि 80 टू 85। ठीक है, अब मेरा ये कहना है बेटा कि अपने को ये बात की जानकारी, पहली बात तो रखनी है कि कट ऑफ, पहली बात तो 80 टू 85। इसके साथ साथ एक चीज और समझिए कि इसमें कई सारे होंगे जो ओवरमैन पे निकल जाएंगे, इससे पहले WCL का एग्जाम हुआ है उसमें भी निकल जाएंगे, तो ये तो फिक्स है, कट ऑफ थोड़ा तो कम जाएगा। ठीक है, तो इसमें जिसमें और ओबीसी अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, तो ये आप अच्छे से जान लो कि 75 टू 80 नंबर। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूं, तो ओबीसी आपका कट ऑफ लगभग जाएगा जनरल का इतना ही, इसके साथ ही सॉरी ओबीसी का, और उसके साथ ही आप कर लो EWS वालों का, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास। इसके बाद आप समझ लो 65 टू 70 नंबर आपका जाएगा ST और SC, इस कैटेगरी का। ठीक है, क्योंकि पेपर का जो लेवल था बेटा वह काफी हाई था, पेपर का जो लेवल था बहुत ज्यादा हाई था। ठीक है, मॉडरेट टू हाई, इसे मॉडरेट लाइक क्वेश्चन, मतलब कि मैं इवन यहां तक कह सकता हूं कि ओवरमैन का जो एग्जाम था वह माइनिंग सरदार से ज्यादा आसान था। यही कहना है कि चलिए आइए डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन में। देखिए, 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक नोटिफिकेशन आ गया है कि जिस क्वेश्चन में आपको असंतुष्टि है उसके लिए आप इसके आंसर के हिसाब से, इनकम टैक्स ऑफिसर जबलपुर माइनिंग सरदार 84 ओबीसी, बेटा कंफर्म है 84 ओबीसी इनकम टैक्स ऑफिसर। गुड इवनिंग 8822 इनकम टैक्स, चांस है क्या सर? इनकम टैक्स ऑफिस जबलपुर वाले जो आपने आईडी बना के रखे हैं 84 एज ए ओबीसी, कंफर्म है आपकी एक सीट। ठीक है, इसके माइनिंग सलाह का कट ऑफ कम जाएगा, जबकि आपका जो ओवरमैन का कट ऑफ है ना, ओवरमैन का कट ऑफ बेटा मैंने इस क्लास से पहले भी लिया था, वह आपका बता रहा हूं मैं 85 टू 90 जनरल कट ऑफ। ठीक है, और 80 टू 85 आपका जाना है ओबीसी का और EWS वालों का। ठीक है, और ST और SC वालों का लगभग वह जाएगा 70 के आसपास, 65 टू 70। सौरभ बोल रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, 8822 नंबर है SC कैटेगरी में बेटा, बहुत मतलब मैक्सिमम चांस है। ठीक है, चलिए ये तो हो गई हमारे इसकी बात। अब हम बात कर देते हैं क्वेश्चन की, क्योंकि देखिए मैं ये कह रहा हूं कि क्वेश्चन का जो लेवल था मैं इसे मॉडरेट टू हाई में डालूंगा। एक लो टू मॉडरेट होता है, एक मॉडरेट टू हाई होता है, तो इसमें मॉडरेट नहीं, मॉडरेट टू हाई के पोजीशन पे मैं इस पेपर को डालूंगा। और इसका कट ऑफ 101% मैं बता रहा हूं कि ओवरमैन से कट ऑफ इसका कम जाएगा, वो भी ऐसा वैसा नहीं, 5 टू 10 नंबर आपका कम जाएगा, क्योंकि सीट भी ज्यादा है, ओवरमैन में सीट कम है इस कारण से। और पेपर ओवरमैन का मैंने आज सुबह ही डिस्कस कराया है, काफी आसान था, काफी आसान था बेटा। ठीक है, और माइनिंग सरदार जस्ट उस बहुत ज्यादा टफ था। चलिए, अब ये बात हो गई। देखिए, पीरो हिट बोल रहे हैं सर ओबीसी में 84 नंबर है, चांस है ओवरमैन में, ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल है बेटा, मैं आपको बता चुका हूं कि ओबीसी का आपका ओवरमैन का 85 टू 90 जनरल कट ऑफ होगा। ओवरमैन का आप मेरे इससे पहले वाले जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें लग रहा आप नहीं थे। और इसके बाद आपका जो नेक्स्ट मैंने बताया था 80 टू 85, ये मैंने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का बताया था, तो आपका 84 नंबर पे आ रहा है, तो बिल्कुल पीरो हिट आपका चांस है। और सोनू
कुलकुंडे जी आपका भी चांस है, जितना आपका नंबर है 70 नंबर बिल्कुल चांस है आपका। चलिए अब क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, इसके बाद हम लास्ट में इस बारे में बाकी चीजों को चर्चा में लाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ वर्क पर्सन आर नॉट फाउंड statutorily to have first aid certificate and to carry first aid outfit while on duty। क्या बोल रहे हैं बेटा कि जो माइंस में ड्यूटी कर रहे हैं तो किनके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो बेटा माइनिंग सरदार और ओवरमैन ये दोनों फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, ठीक है, सेंट एम्बुलेंस की होती है। अब दो ऑप्शन में आप लोग फंसे होंगे, बी और सी, लाइन हेल्पर और मैकेनिक। देखिए मैकेनिक और के पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है, वह सारे के सारे आदमी जो भी माइंस में काम कर रहे हैं जिसके अंदर हेल्पर ऑपरेटर काम कर रहे हैं, ठीक है, वह सारे के सारे आपके उनके पास फर्स्ट एड सर्टिफिकेट नहीं रहता। लेकिन जिसके अंदर वह काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए माइनिंग सरदार के अंदर डिस्ट्रिक्ट का हर एक आदमी रहेगा, ओवरमैन के अंदर डिस्ट्रिक्ट या पैनल के अंदर सारा जितने भी आदमी है वह रहते हैं, मैकेनिक के अंदर फिटर हेल्पर दोनों रहते हैं, तो इसके पास भी फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। देखिए माइनिंग सरदार का जो पेपर आया था ना, ये कैसा पेपर था बेटा कि आप जो पढ़े हैं उसके साथ साथ आपने जो पीजीपीटी में जो कोरिलेट, दोनों को कोरिलेट करना था, कोरिलेट करके आप जितना अच्छे से इस पेपर को बना सकते रहे उतना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि विश्वजीत, ठीक है, और एससी कैटेगरी में विश्वजीत करके हैं, देखिए माइनिंग ज्ञान में जिनका माइनिंग सरदार में 82 नंबर है एससी कैटेगरी में। आप तो मिठाई खिला दीजिए विश्वजीत जी, कंफर्म कंफर्म है। क्योंकि ये और कुछ लोगों का ये भी आ रहा है, साकेत सेंधे जी हैं, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि हमारा जो पेपर जो हमने टिक मारा था वह ना आकर के दूसरा आंसर ले लिया है, ठीक है, जिसके कारण उन लोगों का जो कुछ लड़के उनका 3 नंबर या 2 नंबर आया है, तो उसके लिए भी बात की जा रही है। चलिए ये पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया कि मैनिंग सरदार का जितना भी क्वेश्चन है वह कैसे होगा बेटा, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में एक ट्रिक बताई थी, अगर आपको परफेक्ट आंसर ना पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसा कि ऑप्शंस को हटाना, ठीक है, ऑप्शंस को कि पहला ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, दूसरा होगा कि नहीं, तीसरा, उसको ऑप्शंस को आप बाइकाट कर सकते हैं, उस वे पे भी आप क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्रॉस मेजर बोर होल मेथड इज यूज्ड। देखो बेटा क्रॉस मेजर बोर होल मेथड, अब देखिए क्रॉस बोर होल मेथड क्या होता है कि एक होल सरफेस से रूफ तक मारी जाती है और एक होल अंडरग्राउंड से रूफ से सरफेस की ओर मारी जाती है और दोनों होल को ऐसे मिलाया जाता है। क्यों क्यों क्योंकि बेटा जो हमारे पास मीथेन की लेयरिंग है, ठीक है, तो हमारा वेंटिलेशन ऐसा इतना नहीं है कि वह वेंटिलेशन के माध्यम से बाहर निकाला जा सके, तो हम क्या करते हैं कि उसमें बोर होल मारते हैं, एक सरफेस से अंडरग्राउंड आपका रूफ तक और एक रूफ से सरफेस की ओर, और दोनों होल को मिला लिया जाता है, तो इसीलिए क्रॉस मेजर बोर होल बोला जा रहा है। इसको मिलाने के बाद बेटा एक पाइप डाली जाती है और जहां से मीथेन को बाहर की ओर सरफेस में लाया जाता है। तो इस कहां पास यूज होता है बेटा ये माइंस से, मीथेन ड्रेनेज के लिए क्रॉस बोरहोल मेथड का उपयोग किया जाता है। ये आपका रेगुलेशन मीथेन ड्रेनेज जहां पास आप पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 15 है शायद 14 या 15, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पास आपको मुजफ्फर सर द्वारा बताया गया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, blank refer to the current of air flow through a mine without aid of fan or other mechanical contrivance। बिना किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के यूज किए उसके बाद भी जो एयर एयर का फ्लो होता है इनटेक टू रिटर्न से,
तो या रिटर्न, ठीक है, तो आप उसको क्या कहते हो, वैसी वेंटिलेशन को हम क्या कहेंगे? तो बेटा ऐसी ही वेंटिलेशन को हम नेचुरल वेंटिलेशन कहते हैं। आपको विनोद सर ने इस क्लास को लिया था और इसकी जानकारी दी थी वेंटिलेशन की क्लास में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान शुड कंटेन द फॉलोइंग्स। ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान क्या कंटेन करता है? नॉट कंटेन बोल रहा है। देखिए, प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, ये चीज एसएमपी में रहती है। डिफाइंड माइंड सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी ऑफ द कंपनी, ये भी एसएमपी में रहता है। एसओपी तो आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में रहता ही रहता है। तो दैट इज डी, कंपनसेशन पेड टू वर्कर्स। देखिए, कंपनसेशन पेड टू वर्कर्स, मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा है कि परमानेंट भाग कट जाता है, ऐसी स्थिति में जो वर्कर को कंपनसेशन देना रहता है, उस बारे में सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में इसका किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं किया जाता। ठीक है बेटा, तो डी इज द राइट आंसर। नॉट कंटेंट मतलब डी। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या करना है, बस इतनी चीजों को ध्यान में रखना है कि दिमाग को खुला करके पेपर को देना है। अब देखिए बेटा, जियोथर्मल ग्रेडियंट, जियोथर्मल ग्रेडियंट किसको कहते हैं? कि जैसे जैसे हम अंडरग्राउंड मतलब सरफेस से नीचे की ओर जाते रहते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ते चलता है, टेम्परेचर इंक्रीज होते चलता है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? जियोथर्मल ग्रेडियंट। जैसे जैसे हम सरफेस से अंडरग्राउंड नीचे माइंस नीचे अंडरग्राउंड की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे ग्रेडियंट जो आपका टेम्परेचर है वह बढ़ते चलता है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? जियोथर्मल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब जैसे जैसे हम ग्रेडियंट नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो जियोथर्मल। तो देखिए इसमें क्या लिखा है? द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द स्ट्राटा आर वी डिस्क्राइब बिलो द सरफेस। ठीक है बेटा, कि इस टेम्परेचर का इंक्रीज, ठीक है, ऑफ जैसे जैसे हम बिलो सरफेस से बिलो डिसेंड नीचे की ओर जा रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 डी इज द राइट आंसर। बेटा 814 जो लग रहा अभी जुड़े हैं, बोल रहे हैं सर कितना माइनिंग सरदार का कितना कट ऑफ जाएगा? तो बेटा माइनिंग सरदार का जो कट ऑफ है मैंने स्टार्टिंग क्लास में ही बता दिया है कि माइनिंग सरदार का जो कट ऑफ है बेटा वह जाएगा जनरल 80 to 85 एंड ओबीसी इज कितना जाना चाहिए भाई? 75 to 80 एंड 65 to 70 एसटी एससी एंड ओबीसी एसटी एससी। ठीक है, अब देखिए, ए 4-man डिस्ट्रिक्ट सेल कंप्राइज ऑफ मैकेनाइज्ड वर्किंग इन विच नॉट मोर देन। ये बेटा आपको मुजफ्फर सर ने जब आपकी सीएमआर की क्लास ले रही थी तो उसी के बीच में आपको यह चीज का बताया था कि ओवरमैन का डिस्ट्रिक्ट का साइज कितना होता है। ठीक है, तो ये सब जान रहे हैं कि ओवरमैन डिस्ट्रिक्ट साइज अंडरग्राउंड में, लेकिन ओपन कास्ट में ओवरमैन के अंदर 4 सॉवेल आता है। ठीक है, ये बात याद कर लीजिए, ये बात सर ने बताई थी आपको, सर्कुलर की ये चीज है, ये किसमें है? सीएमआर में। उसके बाद इसको सर्कुलर का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बताया गया था मुजफ्फर सर के द्वारा, उसमें बताया गया था कि ओवरमैन का जो साइज होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट का ओपन कास्ट में, तो वह सॉवेल के बेस में बांटा गया रहा। तो अगर जितने भी लोग थे बस इतना ही ध्यान में होता कि सॉवेल के बेस में डिस्ट्रिक्ट को बांटा जाता है, तो देखिए यहाँ ड्रिलिंग है, यहाँ डोजर है, यहाँ क्रेन है, तो ये सारे के सारे गलत हो गए। सॉवेल इकलौता है तो बी मार दिए, लेकिन इसके साथ ही 4 सॉवेल होने चाहिए किसके अंदर बेटा? ओवरमैन के अंदर, और माइनिंग सरदार के अंदर 2 सॉवेल। ठीक है, 2 सॉवेल होंगे माइनिंग सरदार के अंदर। अब इसके साथ ही क्या पूछ रहा है कि ए 4-man डिस्ट्रिक्ट सेल कंप्राइज, 4-man के अंदर कितना होगा? तो उसी में आपका जो 2 पावर सॉवेल है वह होने का 2 पावर सॉवेल एक 4-man डिस्ट्रिक्ट के अंदर पे आएगा। चलिए, ये देखिए, ये अपना पढ़ाया हुआ सवाल है, मेरे द्वारा ही पढ़ाया गया था। ठीक है, और अब ये भी बता दे रहा हूं, ए गुड रूफ और साइड इन एनी वर्किंग प्लेस गिव द फॉलोइंग साउंड व्हेन टैप्ड विथ। 4 है,
रिंगिंग साउंड बेटा, ये एग्जामिनेशन ऑफ रूफ एंड साइड्स, इसको जो हमने पढ़ाया था उसमें इस चीज को एग्जामिनेशन ऑफ जो आपका रूफ एंड साइड्स, इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। कहाँ है बेटा साकेत? तुम किस हिसाब से देख रहे हो? साकेत जी बोल रहे हैं सर नॉट मोर देन, तो मैं भी तो वही कह रहा हूं बेटा कि दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए सॉवेल, जो पावर सॉवेल है नॉट मोर देन टू, टू पावर सॉवेल। ठीक है, तो पहली बात तो क्रेन होता ही नहीं है। आपका जो ओपन कास्ट में डिस्ट्रिक्ट बांटा गया है एज पर सॉवेल के अनुसार बांटा गया है। साकेत, तुम मुजफ्फर सर की सीएमआर की क्लास किए होते तो आप यहाँ पास बताया गया था, उन्होंने जब सर सीएमआर के अंदर जो सर्कुलर के कुछ पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए थे, उन्होंने द्वारा बताया गया था कि जब भी डिस्ट्रिक्ट का ओपन कास्ट में जब भी डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एज पर सॉवेल के द्वारा ही किया जाता है, सॉवेल के द्वारा ही बांटा जाता है। तो क्रेन तो होगा ही नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत है, सॉवेल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, एज पर सीएमआर 2017 नो ट्री लूज डेब्रिस सेल रिमेन विद इन द डिस्टेंस ब्लैंक फ्रॉम द एज और साइड ऑफ एक्सकेवेशन दैट इज 3 मीटर। अब ये देखिए, ये चीज आपको मैंने ही बताई थी रिपोर्ट राइटिंग की क्लास में जब हम भर रहे थे, जिसने जिसने रिपोर्ट राइटिंग अपने हाथ से भरी होगी उसमें भी बताया था। इसके साथ साथ सीएमआर में मुजफ्फर सर द्वारा भी इसका डिस्कशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर देखिए, आप लोगों ने स्टार्टिंग में काफी लोगों ने बताया कि सर एमसीडीआर का क्वेश्चन पूछा रहा, एमसीडीआर का क्वेश्चन पूछा गया रहा। तो बेटा मैंने पूरा पेपर देखा, सिर्फ 5 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एमसीडीआर और से टोटल क्वेश्चन 5, सिर्फ 5, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। तो मैं बोलता हूं कि 100 में से 95 नंबर 5 हटा दीजिए, 95 आउट ऑफ आपको कितना लाना था बेटा? कम से कम 80, इतना तो लाया ही जा सकता रहा, कम से कम 80 आपको लाया जा सकता रहा। ठीक है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन एमसीडीआर एमएमसीआर हमने दोनों सबसे टोटल क्वेश्चन नंबर मैं भी बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 17, 21, 29 और 38। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस अगर आप बोलेंगे तो 9, 17, 21, 29 और 38, सिर्फ और सिर्फ ये 5 क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस था बेटा। इस 5 क्वेश्चन के बेस में आप लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारा इतना कम नंबर आया है, क्योंकि बाकी चीजें आपको क्लास में पढ़ाई गई हैं। चलिए, एसएमपी का फुल फॉर्म बेटा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, इसे कई बार डिस्कस किया जा चुका है। चलिए, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिफरेंस ऑफ एयर प्रेशर, एयर प्रेशर बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच में एयर प्रेशर को डिफरेंस नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? पहला मैनोमीटर, दूसरा हाइग्रोमीटर, तीसरा इंक्लाइनोमीटर, चौथा गेज मीटर। देखिए हाइग्रोमीटर जो आपका है रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने के काम आता है। ठीक है, तो आपका मैनोमीटर इकलौता, बाकी इन चीजों का उपयोग तो नहीं होता माइंस में, गेज मीटर बस इकलौता यूज होता है। ठीक है, लेकिन वह प्रेशर डिफरेंस नापने के काम पे नहीं आता। मैनोमीटर इकलौता इंस्ट्रूमेंट है जो कि 2 पॉइंट्स के बीच का प्रेशर डिफरेंस नापने के काम पे आता है। अच्छा, एल के चौहान बोल रहे हैं? एल के चौहान जी बोल रहे हैं? साकेत सिंधे जी, बहुत ही देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं ये नहीं बोलता हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पेपर टफ था लेकिन ट्रिकी था। अगर आप सोच समझ के जवाब देंगे तो बहुत सही पेपर था। देखिए, द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्किंग आवर्स
to the scheduled shift hour of any HMM is known as, बेटा मुझे एक बार बताओ, आपका एक्चुअल वर्किंग आवर टू द शेड्यूल्ड शिफ्ट आवर, ठीक है, आपको क्या करना है कि 8 घंटे की मान लीजिए आपकी शिफ्ट आवर होती है, लेकिन इसमें जो एक्चुअल काम आप करते हैं, मैं बोल देता हूं सिर्फ 5 घंटे करते हैं, 5 आवर्स। क्यों? बाकी जगहों में, बाकी टाइम में आप क्या किए, आपका लंच टाइम हुआ, ठीक है, मार्चिंग टाइम हुआ फेस तक ले जाने में मशीन को, ठीक है, अगर फेस में खड़ी तो मार्चिंग टाइम लैप्स हो जाएगा, फिर मेंटेनेंस टाइम हुआ, ठीक है, तो ऐसे कई सारे आइडल टाइम निकल जाते हैं। तो क्या बोल रहा है ये, तो हम इस टोटल 8 आवर्स में कितना घंटे काम किए, इसी को हम कहते हैं यूटिलाइजेशन फैक्टर। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो बताए, यूटिलाइजेशन फैक्टर, कि हम अपने जो शिफ्ट टाइमिंग हमको 8 घंटा दी गई थी, उसमें हम कितना घंटा यूटिलाइज किए हैं, उस चीज को यहाँ पूछ रहा है, और कुछ नहीं, बड़ा ही नॉर्मल सी चीज है। अगर किसी ने हल्का सा ध्यान दिया हो तो सॉवल प्रोडक्टिविटी तो कभी नहीं हो सकता, बकेट फिल फैक्टर का डेफिनेशन ही अलग है, स्वेल फैक्टर का डेफिनेशन अलग है, तो इकलौता बच गया ओवरऑल यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं अपने वर्किंग पीरियड का। ठीक है, अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, यही पूछ रहा है आपका कि एक्चुअल वर्किंग आवर और शेड्यूल्ड शिफ्ट आवर। तो शेड्यूल्ड शिफ्ट आवर आपका 8 घंटे का है बेटा, और एक्चुअल वर्किंग आपने 5 घंटे की, बाकी सब आइडियल टाइम था, तो 5/8 ये आपका हो गया यूटिलाइजेशन फैक्टर। अब नेक्स्ट आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ मॉइस्चर इन माइंस। ठीक है, इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मॉइस्चर के सोर्स हैं माइंस में। ठीक है, किसके सोर्स हैं बेटा, मॉइस्चर के। तो पहला क्वेश्चन है, द ड्राई कोल एग्जिस्ट इन द फेस, पहला कि ड्राई कोल एग्जिस्ट इन द फेस। दूसरा, वेट रोडवेज एंड वर्किंग। ठीक है, जब वह पहले ही बोल दे रहा बेटा कि ड्राई कोल एग्जिस्ट इन द फेस, क्या उस वो मॉइस्चर का आपका सोर्स है, तो वह बिल्कुल नहीं। इसके बाद अनसैचुरेटेड रूफ, मतलब एकदम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड रूफ, तो वह पानी का मॉइस्चर का सोर्स है, तो नहीं है बेटा। तो वेट रोडवेज, गीली, देखिए यहीं पास पहले से बोल रहा, गीला रोडवेज, जहां पास आप माइंस में गीला रोडवेज देखेंगे और जहां पास वर्किंग आप देखेंगे कि वहां आसपास मॉइस्चर गीला हुआ है, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये जो एरिया है पूरा का पूरा मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following is a combined process by which adverse environmental effect of surface mining are minimized and mined lands are returned to a beneficial end use। क्या बोल रहा है, पहला शब्द देखिए, एडवर्स इन्वायरमेंट इफेक्ट, मतलब कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि इन्वायरमेंट को बहुत ही ज्यादा खराब करने वाला जो सरफेस माइनिंग किया जाता है उसे मिनिमाइज कम करता है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके साथ वह जो माइन जो खराब हुई है जो माइनिंग की वजह से, उसके वापस से बेनिफिशियल बना देता है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, तो ऐसे प्रोसेस को रिक्लेमेशन कहते हैं बेटा। इसकी क्लास आपका विनोद सर ने ली थी। ठीक है, वापस से उस जो आपकी लैंड है, आपकी जो जमीन है, उसे क्या किया जाता है बेटा, उससे हम पूरी तरीके से वापस से बेनिफिशियल और एज ए खेती करने युक्त बनाया दिया जाता है, पेड़ पौधे उगने के लिए हम बना देते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिक्लेमेशन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज विच टेंड टू हीट द एयर। क्या बोल रहा है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि हवा को
हीट गर्म करता हो, नॉट ए कॉज, ऐसा कॉज ना हो, गर्म करने वाला कॉज नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन बर्निंग ऑफ लैंप्स। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? बर्निंग ऑफ लैंप। देखिए अंडरग्राउंड में अगर लैंप को आप जला रहे हैं तो वहां पास वह हवा को गर्म करेगा, लेकिन हमको क्या बोल रहे हैं? नॉट ए कॉज। ठीक है, अब आते हैं सी नंबर, कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम स्टार्टर। देखिए जो आपका स्टार्टर उसमें से भी हीट निकलती है, तो वह भी आपका जो इन्वायरमेंटल बोल रहा हूँ, क्या नाम है, जो आपका माइंस का जो इन्वायरमेंट है उसको क्या करेगा? हीट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनेशियस मटेरियल। देखिए जितने भी कार्बोनेशियस मटेरियल है उनका हमेशा ऑक्सीडेशन चलते रहता है। तो ऑक्सीडेशन जो एक प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बेटा? एक्सोथर्मिक, जिसमें से हीट का इवोल्यूशन हमेशा होते रहता है। तो ये भी एयर को गर्म करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा। तो इकलौता बच गया बेटा, बी ऑप्शन इज द राइट। अगर आप इन तीन ऑप्शन को काटना भी समझ गए तो आपका बी सही है, इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम वेट शाफ्ट एंड रोडवेज। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वह हीट प्रोवाइड नहीं करता, वह कूल करता है एक्चुअल में। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन टिम्बर? देखिए बेटा ये ग्रीन टिम्बर क्या है? देखिए ग्रीन टिम्बर उसको कहते हैं, आपके माइंस में जो भी सपोर्ट के लिए हम टिम्बर लगाते हैं ना, टिम्बर सारा का सारा ग्रीन टिम्बर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कि वह सूखा हुआ है, वेट है, ठीक है, ड्राई हो गया, अगर ये ड्राई है तो क्या होगा? इसमें आग लगने की संभावना उतना ज्यादा है, पहला चीज। ठीक है, आपका जो अंडरग्राउंड माइंस है वहां पास आपका जो भी लकड़ी यूज हो रहा है एक्चुअल में वो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये ड्राई रहा तो ये क्या होगा? ये क्रैक होगा। क्रैक होने के साथ ज्यादा लोड वियर नहीं करेगा, और इसके साथ ही जो ऊपर की ये ऊपर का जो छाल होता है, पपड़ी, वह भी ड्राई होने के साथ साथ वह निकलने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन टिम्बर को ही बोलते हैं टिम्बर नॉट सीजनड। सीजन, ठीक है, अन, जिसको अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? अन सीजन, SEAS, अन सीजन टिम्बर। एक और ऑप्शन ये भी अगर इसकी जगह पे ये लिखा रहता बेटा तो भी है सही होता। ग्रीन टिम्बर का मतलब क्या हुआ कि आपका जो भी टिम्बर, इसीलिए बोलते हैं कि इन्वायरमेंट में आपकी ह्यूमिडिटी भी, आप बोलते हैं ना, ह्यूमिडिटी भी बहुत जरूरी है। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जरूरी है माइंस इन्वायरमेंट के लिए, माइन इन्वायरमेंट के लिए, अंडरग्राउंड माइन इन्वायरमेंट के लिए, यूजी माइन के लिए ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो अनसीजन टिम्बर या सीजन टिम्बर नॉट सीजन, मतलब इट मींस ग्रीन टिम्बर। ठीक है, लकड़ी को सूखी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आग लगने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है उस समय। सीजन टिम्बर पूछ रहे हैं, सीजन टिम्बर क्या होता है बेटा? सीजन टिम्बर मतलब ऐसा टिम्बर जिसमें कि किसी प्रकार का कोई क्रैक या फिर उसकी छाल ऊपर से उखड़ी हुई नहीं रहती, ताजा रहता है। ठीक है, जैसे एक प्रकार से हम गीली लकड़ी बोलते हैं ना, तो वह उस लकड़ी को हम बोल रहे हैं सीजन टिम्बर। ठीक है, इसी की जगह हम अनसीजन टिम्बर भी ऑप्शन में डाल सकते रहे, वह भी सही होता। अब देखिए मैंने आपको बताया था एज पर एमसीडीआर, क्या बोला? एमसीडीआर। एमसीडीआर से टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कितने बताए हैं आपको? सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन, नंबर 9, 17, 21, 29 और 38, सिर्फ 5 क्वेश्चन। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग ने रिव्यू लिया था तो सब ने बोला था सर बहुत सवाल आ गया, बहुत सवाल हो गया, ये चीज हमसे नहीं हो गया। तो सिर्फ 5 सवाल के लिए आप लोगों ने इतना हल्ला किया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18, ये आपका जो क्लास है इसमें मेरी क्लास में ही बताया गया क्वेश्चन है ये, कि ब्लैंक रूफ डज नॉट ट्रांसमिट द हॉरिजॉन्टल इन स्ट्रेस इन द डायरेक्शन ऑफ माइनिंग। तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा इमीडिएट रूफ। जो इमीडिएट रूफ है वह अपना जो स्ट्रेस है वह पिलर्स में देती है। ठीक है, पिलर्स में, ना कि
माइनिंग के डायरेक्शन में, तो इमीडिएट रूफ, ठीक है, क्योंकि आपकी जो मेन रूफ है बेटा, मेन रूफ वह क्या है, उसका जो जाता है, जो आपका मेन रूफ है, दूसरा ऑप्शन है बोथ इमीडिएट एंड मेन रूफ, नाइदर इमीडिएट नॉर मेन, तो आपका जो डज नॉट ट्रांसमिट बोल रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसमें डज नॉट ट्रांसमिट, तो यह किस डायरेक्शन पे काम नहीं करता बेटा, डायरेक्शन ऑफ माइनिंग के, ठीक है, ये पिलर्स में इमीडिएट रूफ जो है पिलर्स में स्ट्रेस देता है, इसको मैंने समझाया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन डिजाइनिंग एन ऑप्टिमल अंडरग्राउंड सम्प एंड पंपिंग सिस्टम इट इज ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू नो, देखिए जब आप अंडरग्राउंड सम्प का बना रहे हैं या फिर पंपिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो उसका डिजाइनिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है, किस जगह पे होना चाहिए, तो सम्प की क्लास मेरे द्वारा ही ली गई थी और मैंने आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझाया था कि सम्प आपका ऐसी जगह पे बनाया जाएगा जहां पास पानी अपने आप बह करके उस वहां पास आ जाए, तो ये डायरेक्शन मैंने बताई थी कि बेटा वह डीप साइड में होगा तो ही ये चीज संभव है, ठीक है, ऐसी जगह पे आपका सम्प होना चाहिए। इसमें पूछ रहे हो कुछ और नहीं रहा कि व्हेन डिजाइनिंग एन ऑप्टिमल अंडरग्राउंड सम्प, अगर आपके द्वारा अंडरग्राउंड सम्प की डिजाइनिंग या उसके द्वारा पंपिंग सिस्टम बैठाया जा रहा, तो आपके लिए क्या चीज जरूरी है, किस जगह पे होना चाहिए, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सम्प ऐसी जगह में होना चाहिए कि पानी अपने आप उसमें बह करके सम्प में आए, ऐसी जगह पे होना चाहिए, ठीक है, तो ये चारों ऑप्शन में देखिए, तो डी ऑप्शन द वाटर इनफ्लो क्वांटिटी, ठीक है, कि वाटर जो इनफ्लो, जो सम्प में अपने इनफ्लो का मतलब सम्प है मान लीजिए और उसमें इनफ्लो मतलब हर डायरेक्शन से अपने आप वहां पास पानी बहकर आए, और मान लीजिए डिवाटरिंग भी की जा रही है, तो डिवाटरिंग के समय पूरा का पूरा पानी एक सम्प से दूसरी सम्प, इंटरमीडिएट सम्प के बारे में मैंने बताया था, उसमें फेंका जाएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट सम्प, ठीक है, एक फेस सम्प बताया था मैंने, एक इंटरमीडिएट और एक मेन सम्प, तीन सम्प के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है, दैट इज डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following test shall be carried at least once in 2 weeks, the brakes of the truck, dumper or any such other vehicles, देखिए बेटा एक चीज जो मेरे द्वारा बताई गई थी नंबर ऑफ डेज वाले क्वेश्चन पे, तो ट्रक ब्रेक ये सब का आपका 14 दिन में 14 डेज में एक बार इंस्पेक्शन किया जाता है कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा, तो माइनिंग ज्ञान ने इसको इस एक में बहुत अच्छे से एक पीडीएफ बनाया हुआ है नंबर ऑफ डेज के ऊपर, तो वहां पास आपका पार्किंग ब्रेक टेस्ट किया जाएगा, ना ही कांटिलीवर टेस्ट, देखिए कांटिलीवर टेस्ट भी नहीं होगा, ना ही स्पीड टेस्ट होगा, ना डंपिंग ब्रेक टेस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ वहां पास क्या होगा बेटा, पार्किंग ब्रेक टेस्ट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 मैंने बताया, क्वेश्चन मैं 5 क्वेश्चन बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूं, 9, 17, 21, 29 और 38, पूरे पेपर में सिर्फ ये 5 क्वेश्चन एमएमडीआर और एमसीडीआर से पूछा गया है, एक, ठीक है, और कितने साल के लिए लीज में देता है भैया एमएमडीआर, तो भैया वो 50 साल के लिए लीज में देता है, 50 ईयर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following is an example of low explosive category, which one of the example of low explosive category, ठीक है, तो लो एक्सप्लोसिव कैटेगरी में क्या आता है बेटा, स्लरी एक्सप्लोसिव नहीं, इमल्सन नहीं, एनफो, एनफो 94% आपका एनफो एमोनियम नाइट्रेट एंड 6% फ्यूल ऑयल, और गन पाउडर, ये सबसे गन पाउडर एकदम सबसे लोवेस्ट कैटेगरी का एक्सप्लोसिव है, ठीक है, इसको आपको विनोद सर ने एक्सप्लोसिव की क्लास में बताया था। करण नंबर ऑफ डेज का पीडीएफ कहाँ मिलेगा सर, बेटा बताओ, करण को आज तक यही नहीं पता है, करण तुमने बहुत लेट में लग रहा ज्वाइन किया है। अब देखिए एज पर फॉरेस्ट एक्ट 1980
all mining projects involving diversion of more than blank hectares for foreset land shall require clearance from the environmental angle। देखिए, कहीं भी आपका अगर माइनिंग प्रोजेक्ट चालू होना है तो आपको इन्वायरमेंटल एंगल से कम 20 हेक्टेयर आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए। जहां आपको माइनिंग चलानी है उसके आसपास आपको 20 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर आपको क्या होना चाहिए, क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में आपको नहीं बताया गया था क्योंकि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं पढ़ाया गया है, तो इसलिए मैंने बोला कि 5 क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, ये क्लास में पढ़ाया गया सवाल है कि ड्यूरिंग द सेटिंग ऑफ सपोर्ट इन अंडरग्राउंड ए लीड यूज्ड ओवर द प्रॉप। ये सीएमआर में भी दिया गया है और क्लास में भी कई बार क्वेश्चन में कराया गया। द लेंथ ऑफ सच लीड शैल नॉट बी लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, उस लीड का सीएमआर में बताया गया और मेरे द्वारा भी पढ़ाया गया था। अब देखिए द एडवांटेजेस ऑफ स्टील सपोर्ट एट द फेस इन एन अंडरग्राउंड माइंस। देखिए स्टील सपोर्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ये आप भी जानते हैं कि एक्सपोज्ड एरिया में जितने जल्दी हो सके हमको वहां सपोर्ट लेना पड़ता है, जितना जल्दी हो सके एक्सपोज्ड एरिया में। ठीक है बेटा, तो एक्सपोज्ड एरिया में जितना जल्दी हो सके हमको क्या देना पड़ता है, सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप पहला ऑप्शन पढ़िए, टू प्रिवेंट द फ्री पैसेज ऑफ मैन टू एंड फ्रॉम द फेस। फेस वो क्या करता है कि फेस में आने जाने के लिए आदमी को जगह देता है, पैसेज ऑफ मैन। ठीक है, फ्री पैसेज ऑफ ज्यादा स्पेस देता है। तो ऐसा नहीं है बेटा, लकड़ी का सपोर्ट भी आप अगर लगाते हैं तो वह भी फ्री स्पेस देता है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि स्टील सपोर्ट से हमको क्या फायदा पड़ा, तो एक्चुअल में फायदा ये पड़ा कि लकड़ी का सपोर्ट लगाने में आपको फिक्स करने में ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जैसे जैसे आप सपोर्ट एक के बाद एक स्लीपर बैठाते जाएंगे तो ज्यादा समय लगता है। तो स्टील सपोर्ट को पहली बात तो सबसे बड़ी बात है कि वह एक्सपोज्ड एरिया में तुरंत जाकर के वहां पास लगाया जा सकता है। तो बी इज द राइट आंसर। करण के द्वारा लेट ज्वाइन हुआ है इसलिए उनको नहीं पता है नंबर ऑफ डेज का पीडीएफ। लेट करण के द्वारा लेट ज्वाइन किया गया था सर, टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इन एडिशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देयर शुड बी। देखिए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या होना चाहिए, तो रिक्लेमेशन तो नहीं रहता उसमें। ठीक है, आपकी एसओपी रहती है, स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी रहता है। इन एडिशन टू सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देयर शुड बी ए सेफ्टी मैनुअल। सेफ्टी मैनुअल क्या होता है बेटा, कि किसी काम को जो हम कर रहे हैं उसको किसके अकॉर्डिंग, किस सेफ्टी के अनुसार उसका जो मैनुअल है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में, तो वहां पास सेफ्टी इन एडिशन टू सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देयर शुड बी ए सेफ्टी मैनुअल। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड एसओपी तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में रहता ही रहता है। ठीक है, तो स्पेशल नहीं होता है वहां पास। एसओपी का फुल फॉर्म क्या है बेटा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर ये भी गलत है, और ए रिक्लेमेशन मैनेजमेंट प्लान ये भी गलत है। तो आपके पास क्या बच गया बेटा, ए सेफ्टी मैनुअल। एक्चुअल में इसका 26 का सेफ्टी मैनुअल, क्वेश्चन नंबर 26 ए सेफ्टी मैनुअल के मुझे तो एसओपी लग रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सी इज द राइट आंसर होना चाहिए, सी। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का, क्वेश्चन नंबर 26 अगर आप देखेंगे रेगुलेशन नंबर 104, तो एक्चुअल में इसका आंसर होना चाहिए सी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में हमने रेगुलेशन नंबर 104 में इसने आंसर गलत ले लिया है। ठीक है, क्योंकि सेफ्टी मैनुअल तो देखिए, ये सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रेगुलेशन नंबर 104 का अगर सब रेगुलेशन नंबर 5 हम पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है ए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सेल कंटेन
सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी। सेकंड नंबर पढ़ा जाए तो डेवलपमेंट कैपेबिलिटी टू अचीव द पॉलिसी, प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। बेटा इसका इट इज द सी इज द राइट आंसर। बी, इसने बी जो आंसर लिया है दैट इज रॉन्ग। सेफ्टी मैनुअल जैसी कोई भी चीज सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान पे नहीं होती। सी इज द राइट आंसर, इसको क्लेम कर सकते हैं बिल्कुल। इट्स एजे सी, सुनील कुमार नोनिया, विवेक पांडे, सी होना चाहिए बिल्कुल। इसको आप क्लेमिंग में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आप लिख लीजिए। देखिए डिस्कशन इसलिए जरूरी होता है कि यहाँ पर समझ में आता है कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो बेटा सी इज द राइट आंसर, आप इसको ले सकते हैं। एक नंबर सबका बढ़ जाएगा, एक नंबर का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। Blank is a practice of supporting the immediate roof of roadway workplace by clamping the bedded strata of roof by mild steel boards so as to cause them to act as one thick beam। ठीक है बेटा, एक थिक बीम। तो मैंने आपको सपोर्ट के बारे में पढ़ाया था। तो एक पढ़ाया था बीम थ्योरी, एक पढ़ाया था की थ्योरी, एक पढ़ाया था सस्पेंशन थ्योरी। तो बेटा सस्पेंशन थ्योरी में हम क्या करते रहे, बीम थ्योरी में पतले पतले लेयर्स को मिला करके एक कर देते रहे। ठीक है, और सस्पेंशन थ्योरी में क्या करते हैं बेटा कि इमीडिएट रूफिंग के लेयर्स को एक ऊपर के स्ट्रॉन्ग लेयर में जाकर के बोल्ट को कस देते हैं। तो यही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि इन प्रैक्टिस टू सपोर्टिंग द इमीडिएट रूफ वर्क प्लेस बाय क्लैंपिंग द बेडेड स्ट्राटा ऑफ रूफ बाय माइल्ड स्टील बोल्ट्स। एक्चुअल में ये बीम थ्योरी की बात कर रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पास, बेडेड स्ट्राटा ऑफ रूफ टू ए माइल्ड स्टील बोल्ट्स so as to cause them act as one thick beam। देखिए जो पतली पतली बीम थी उसे एक थिक बीम में कर दिया गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड रूफ सपोर्ट। सस्पेंडेड मतलब लटका हुआ, लटका हुआ हम क्या बोलते हैं, उसको एक सपोर्ट दे दिया, तो सस्पेंडेड रूफ सपोर्ट। इसका आंसर होगा ए, ए इज द राइट आंसर। पीरो हिट बोल रहे हैं सर ओवरमैन और माइनिंग सेलर में कौन कौन से क्वेश्चन में क्लेम करना है। देखिए ओवरमैन में मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 24 और 65। ओवरमैन के पेपर में माइनिंग सरदार में देखा जाए तो माइनिंग सरदार में अभी क्वेश्चन नंबर कौन समझा रहा है बेटा, 26 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्लेम किया जा सकता है। ठीक है, और वैसे तो आपका जितना भी 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो आउट ऑफ सिलेबस पूछा है आप सबको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इनफॉर्म टू ई टर्मिनेशन नोटिस शैल बी गिवन टू। देखिए ये एक्चुअल में है रेगुलेशन नंबर 7 का सब रेगुलेशन नंबर 3। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 7 का सब रेगुलेशन नंबर 3 में अगर आप जाएंगे तो यह चीज आपको देखने को मिलेगी कि व्हेन एनी अपॉइंटमेंट इज मेड of an agent, manager, engineer, surveyor, ventilation officer, safety officer, assistant manager। ठीक है, और when the employment of any such person is termination, देखिए शब्द आ गया termination, then agent manager shall within 7 days from the date of such appointment and termination or change give to the chief inspector and regional inspector। ठीक है, किसको लेना है बेटा, चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर। ये नंबर ऑफ डेज वाले पीडीएफ में भी मैंने बताई थी और मुजफ्फर सर ने अपनी क्लास में भी इस चीज को बताया है। तो चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को देना है। तो आप देखिए तीनों में से कोई भी ऑप्शन तो ये है ही नहीं, बस चौथा ऑप्शन चीफ इंस्पेक्टर है, दैट इज डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल, देखिए आपको माइनिंग सरदार में क्वेश्चन नंबर
26 के साथ आपको 26 और जितने भी क्वेश्चन MMC, ये देखिए MMDR और MCDR, ठीक है, ये दोनों से जितने भी क्वेश्चन है सबको आप क्लेम कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं आउट ऑफ सिलेबस, कुछ ना कुछ वो जवाब जरूर देगा, तो आपको मन की संतुष्टि भी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 जो मैंने आपको बताया, 5 क्वेश्चन, 9, क्वेश्चन नंबर 21, 29, 38 और 17। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 भी किससे आ गया बेटा? MMDR से। चलिए, which section of the Mines Act 1952 imposes binding to give notice of accident? बेटा notice of accident कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 23, that is D is the right answer. It is the rate at which the detonation wave passes through the column of explosive. देखिए column of explosive से जो detonation wave पास होती है हम उसे क्या बोलते हैं? डेटोनेशन वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड। ये ब्लास्टिंग के लेक्चर में विनोद सर ने पढ़ाया है आपको। अरुण कुमार पटेल क्या बोल रहे हैं? सर सबके में नंबर होता है क्वेश्चन, सब में बेटा क्वेश्चन। देखिए जो पीडीएफ मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 26 में आपका दिया हुआ है, जस्ट अ सेकंड, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, लिख लीजिए, इन एडिशन ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान देयर शुड बी। बेटा जब मैं ये पीडीएफ खोला हुआ हूं तो ये लेक्चर में आप देख सकते हैं, उस पर आप मुझे क्यों पढ़वा रहे हैं? क्लास को चलने दीजिए। नेक्स्ट देखिए, इन ए गैसी सीम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिग्री ऑफ अंडरग्राउंड कोल माइंस विच टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव शैल बी यूज्ड? देखो भाई, जो आपका एनफो है वो ओपन कास्ट में यूज होता है, ठीक है, तो आपका गैसी सीम हो अंडरग्राउंड के, अब तो सेकंड फर्स्ट थर्ड डिग्री छोड़िए, हर माइंस में परमिटेड एक्सप्लोसिव ही यूज किया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में। कौन सा एक्सप्लोसिव बेटा? परमिटेड एक्सप्लोसिव। तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, अब इसमें देखिए क्या बोल रहा है, डायरेक्ट पूछ सकता रहा बेटा सवाल की नोटिस ऑफ एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ और सीरियस बॉडी इंजरी कितने घंटे में आपको इसकी जानकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंस्पेक्टर और आरआई को देना है? डायरेक्ट आप लिख देते कि 24 घंटे के अंदर, लेकिन उसने घुमा के बस इतना सारा कहानी लिखने के बाद लास्ट में बोला है कि ए आवर्स, एवरी सच ऑकरेंस ए आवर्स, कितने घंटे के अंदर? तो बेटा 24 घंटे के अंदर। सर बफरिंग बहुत होता है, आप जब भी ऐप अपडेट हुआ है प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन आईडी से पता होगा भाई। कौन है ये? सत्या सिंह जी, अभी तो बफरिंग नहीं चल रहा है यार, लगातार क्लास चल रही बेटा, बफरिंग कैसे बोल रहे हो? मैं भी साइड में एक ऐप खोल के बैठता हूँ, स्टूडेंट आईडी भी मेरी लगी हुई है। अगर बफरिंग जब चालू होगा बेटा तो मुझे मैसेज आ जाता है ऐप के द्वारा। शिवम पांडे बड़ा लेट आए हैं, कट ऑफ कितना जाएगा शिवम पांडे जी? कट ऑफ मैंने बता चुका है 80 to 85 जनरल कट ऑफ। देखिए, विच टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर कंप्लीटली पैकिंग इन स्टोइंग ऑपरेशन? कैसा स्टोइंग ऑपरेशन में कैसा मटेरियल होना चाहिए? तो बेटा इनकम्बस्टिबल मटेरियल का यूज होता है। कैसा उपयोग होता है बेटा? इनकम्बस्टिबल मटेरियल। सी इज द राइट आंसर। जैसे कि हम स्टोइंग ऑपरेशन में क्या डालते हैं? आप क्या डालते हैं? सैंड। वह इनकम्बस्टिबल, तो जो आप जब भी स्टोइंग ऑपरेशन करेंगे तो उसमें इनकम्बस्टिबल मटेरियल का उपयोग करेंगे। हर्ष शर्मा जी, ओबीसी का आप समझ जाइए 75 to 80 नंबर, माइनिंग सरदार का। सोर्स ऑफ पोटेंशियल हार्म, इंजुरी और लॉस इज नोन एज। देखिए, ऐसा कोई सोर्स जो कि इतना पोटेंशियल रखता हो कि आपको हार्म, नुकसान पहुंचा सके, इंजरी दे सके, या फिर आपके किसी भी भाग को आपकी लाइफ डेथ हो सके, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम हजार्ड कहते हैं। आप पढ़े होंगे एसएमपी में, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में, रेगुलेशन नंबर 104, जिसमें इसकी बात की जानकारी मुजफ्फर सर दिए थे कि
हजार्ड, रिस्क, ये सब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 36, नो पर्सन शैल वर्क और ट्रेवल एनी लेज और फुटपाथ लेस देन ब्लैंक मीटर्स वाइड फ्रॉम वेयर ही इज लाइकली टू फॉल। देखिए, ऐसी किसी भी जगह पे आपको काम नहीं करना है जहां से 1.5 मीटर, मतलब कि जहां से ऊंचाई से आपको गिरने का डर हो, तो उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे अगर 1.8 मीटर से ऊपर है तो आप भी जानते हैं कि आपको 1.5 मीटर से ऊपर की ऊंचाई में सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करना है। The top and all insets and bottom of every working shaft and sump there shall be kept clear and free from loose material. लूज मटेरियल्स, ठीक है। जहां भी आपका इंसेट हो, बॉटम, ठीक है, शाफ्ट का बॉटम या सम्प हो, तो वहां भी किसी प्रकार का लूज मटेरियल नहीं होना चाहिए। माइनिंग, ये कि अब आपका फिर से आ गया माइनिंग, क्वेश्चन नंबर 38। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि एमसीडीआर और इससे पूछा गया था। ये एक्चुअल में पूछा गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से 1972। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिसफायर ऑकरिंग इन द माइंस। देखिए, इसमें से क्या है जो कि मिसफायर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो देखिए, सबसे पहले आप नीचे से देखिए, पुअर वेंटिलेशन, किसी, ये इसमें मिसफायर के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। इनसफिशियंट ड्रिलिंग, मिसफायर के लिए कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। रूफ डिफेक्टिव के कारण भी आपका कोई वो नहीं है। क्या हो सकता है बेटा? शॉर्ट सर्किट, केबल में शॉर्ट सर्किट या फिर डेटोनेटर के द्वारा शॉर्ट सर्किट, ठीक है। केबल में शॉर्ट सर्किट इकलौता ए इज द राइट आंसर, इकलौता ऑप्शन है जो कि सही लग रहा है। अब देखिए, टॉप्स ऑफ अंडरग्राउंड स्टेपल पिट एंड सम्प में किस प्रकार का फेंसिंग किया जाएगा? तो बेटा दैट इज S2, ठीक है। किस प्रकार का आपका होना चाहिए बेटा? S2, ठीक है। इसको मैंने क्लास में क्वेश्चन आंसर राउंड में इसे मैं सही करवाया था। क्वेश्चन को मैंने बताया था कि सम के ऊपर S2 टाइप की आपकी फेंसिंग की जाती रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू द सम, ठीक है। सम से रिलेटेड इनकरेक्ट है। तो देखिए, चारों ऑप्शन आप देखिए कि सम आर प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ द शाफ्ट नियर द शाफ्ट और लेवल एट द इंटीरियर पॉइंट। बिल्कुल बेटा, ये सही पॉइंट है। अब क्या बोल रहे हैं? एन एक्सकेवेशन ग्रेटर देन द अहेड ऑफ द रेगुलर वर्क इन ड्राइविंग इन ए माइन टनल और सिंकिंग ए माइन शाफ्ट, ठीक है। तो दैट इज ए इज द रॉन्ग आंसर। क्या आप इस बात को जानते हैं कि एन एक्सकेवेशन, ऐसी कोई एक्सकेवेशन इज ग्रेटर देन एन अहेड ऑफ द रेगुलर वर्क, मतलब जो आपको रेगुलर वर्क चल रहा है उससे एक हाइट ऊपर का आपका टनल खोद करके वहां पास सम्प बनाया जाता है। तो यह रॉन्ग आंसर है। जबकि जितना हाइट चल रहा है उससे नीचे हम क्या एक्सकेवेशन करके टनल का आप मतलब कि एक्सकेवेशन करके हम सम्प का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी वर्किंग हाइट चल रही है 15 मीटर पे, तो हम इस वर्किंग हाइट पे आपको मान लीजिए यहाँ पास काम चल रहा है, तो हम इसके नीचे इस यहाँ पास सम्प बनाते हैं, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट सही है और ये पॉइंट रॉन्ग है, ठीक है। और सम पे मैंने आपको बताया था कि H2 और G1 ये दो प्रकार का क्या किया जाता है बेटा? ये फेंसिंग की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आंसर राउंड में मैंने इसको सही करवाया था, क्योंकि पहले मैंने भी G2 बता दिया था बहुत लोगों को। बाद में फिर मैंने इसे सही करवा करके H2 और G1 करवाया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, which section of the Mines Act 1952 gives power to inspector to provide the employment, ठीक है, इन माइंस? तो दैट इज सेक्शन नंबर 22A, ठीक है। रिपीटेड सवाल है, पहले भी एक 2019-20 में भी WCL में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 43, इन द इंक्लाइंड सीम of underground mines, it is usual to fit the foot of the prop into the stamp hole in the floor at an angle of, बेटा ऐसी कोई अंडरग्राउंड सीम जो कि इंक्लाइंड हो, ठीक है, तो ऐसी जगह पे जब हम प्रॉप लगाते हैं तो हल्का सा
गड्ढा करके मैंने इस चीज को इसमें आपकी जो सपोर्ट की क्लास है इसमें बताई थी, लेकिन मैंने ये एंगल नहीं बताया था। ठीक है, माइनिंग ज्ञान में मैंने जब पढ़ाया था तो एंगल नहीं बताया था। ठीक, तो हल्का सा एक एंगल पे हम स्टीपर, तो कितना स्टीपर होना चाहिए, 15 डिग्री। 15 डिग्री स्टीपर हल्का एंगल दे करके आपको टो को लगाना है। 25 mm डीप, 25 मिलीमीटर डीप आपका 15 डिग्री एंगल पे आपको सपोर्ट लगाना है, जो भी प्रॉप होगा उसको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ब्लैंक इन ए वर्किंग डॉक्यूमेंट विच outlines all the actions can be carried out to ensure the safety and health at the working place। तो बेटा ये आपका इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट ऐसा है जो कि आपको सेफ्टी और हेल्थ, वर्क प्लेस में सेफ्टी और हेल्थ के बारे में बात करता है। तो बेटा ऐसा एक ही है, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, क्योंकि उसी में आपकी हेल्थ पॉलिसी डिस्क्राइब की गई है और सेफ्टी के बारे में बात की गई है। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान इज द राइट आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर जो 44 है वह किसमें, ये देवेंद्र सर के द्वारा ईएमटी में पढ़ाया गया है। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी में इसकी चर्चा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45, द लॉ गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर। देखो बेटा ये चीज जो वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप बताता है दैट इज बॉयल्स लॉ। ये अपन 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन माइनिंग ज्ञान में इसमें विनोद सर के द्वारा जो क्लास ली गई थी उसमें इस चीज का डिस्कशन किया गया था। और डीजे देशमुख पार्ट 2 में भी जब पढ़ाई चल रही थी उसमें भी इस चीज की जानकारी दी गई थी कि वॉल्यूम और प्रेशर में जो रिलेशन बताता है उस लॉ को बॉयल्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेफ्टी कमेटी। तो रूल की क्लास मेरे द्वारा ही ली गई थी जिसमें मैंने आपको बताया था मैनेजर जो होता है वह सेफ्टी कमेटी का क्या होता है, चेयरमैन, और जो सेक्रेटरी होता है वह सेफ्टी ऑफिसर। ड्यूरिंग द विड्रॉल ऑफ माइन सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विड्रॉर ऑफ द माइन, आप किससे विड्रॉ करते हैं, तो सिल्वेस्टर मशीन आपके बारे में मैंने बताया था पहले ही, दैट इज सिल्वेस्टर इज द राइट आंसर। 42, क्योंकि आपकी सपोर्ट की क्लास मैंने ही ली थी, मैंने इस चीज को आपको डिस्कशन में बताया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ वर्कमैन इंस्पेक्टर एम्प्लॉयड इन माइन एज पर द प्रोविजन ऑफ माइंस रूल 1955। बेटा रूल की क्लास में मैंने आपको इन चीजों की जानकारी दी थी। टू सजेस्ट द रेमेडियल मेजर्स नेसेसरी टू अवॉइड द डेंजर, WI जो होगा कि किसी पर कोई डेंजर की स्थिति आने पर उसमें क्या सुधार, क्या रेमेडियल मेजर्स लाए जाएं जिससे वहां के सुधारात्मक कदम उठाए जाएं, इसके बारे में किसी भी डेंजर को देखते हुए वहां क्या रेमेडियल मेजर्स लिए जा सकते हैं उसका सजेशन दे सकता है। तो बिल्कुल दे सकता है बेटा, कि क्योंकि इसमें पूछा नॉट अ ड्यूटी, तो ये उस ड्यूटी के अंदर आता है। सेकंड है टू इंस्पेक्ट द ऑल द साफ्ट इंक्लाइज रोड वर्कप्लेस इक्विपमेंट, मैंने इस चीज को बताया था कि सप्ताह में 2 दिन वह अपना काम करेगा। ठीक है, तो उस दिन वह इस चीज का ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ये सारी की सारी चीजों का इंस्पेक्शन कर सकता है। सी, टू accompany द ऑनर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्पेक्शन, तो ये बात आपकी सी जो है वह गलत है। ठीक है, टू इन्फॉर्म द मैनेजर एंड इंस्पेक्टर अबाउट द इमीडिएट डेंजर, जो भी इमीडिएट डेंजर देता है तो WI का यह ड्यूटी है कि वह इंस्पेक्टर को और साथ ही मैनेजर को और साथ ही साथ इंस्पेक्टर को उसकी जानकारी दे। तो अगर आपको सी नहीं भी समझ में आ रहा तो आपको यह तो पता है कि A, B और D इज द राइट, बच गया सी आपका रॉन्ग है। बी होगा, नहीं पिरोहित बी नहीं होगा। WI का यह बिल्कुल काम है बेटा कि वह इंस्पेक्टिंग, नॉट पूछ रहा बेटा, नॉट द ड्यूटी ऑफ WI। अगर WI की ड्यूटी पूछता तो A, B और D तीनों सही थे, लेकिन नॉट ए ड्यूटी, तो सी जो ऑप्शन है नॉट ए ड्यूटी। पिरोहित बोल रहे हैं बी होगा, नहीं बेटा बी नहीं होगा। चलिए 49, सुपर एलिवेशन इज ए टर्म। सुपर एलिवेशन बेटा हॉल रोड के लिए किया जाता है, ये बात सब जानते हैं, EMT क्लास में बताया गया था कि सुपर एलिवेशन मतलब कि जहां पास आपका टर्न होता है
वहां पास हम हल्की सी इस पोर्शन को एक एंगल पे रखते हैं, थोड़ा सा उठा के ऊपर की ओर रखते हैं, ठीक है। तो हम इसी चीज को सुपर एलिवेशन का जो टर्म आता है वह हॉल रॉड के टर्म्स में आता है। 49, दैट इज सी इज द राइट आंसर। 50, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 बताया हुआ क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाया हुआ है सपोर्ट की क्लास में, 4 पोलिंग, और इसमें कम से कम मैंने 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कराया है। देखिए, ब्लैंक मेथड इज यूज ऑफ टिम्बरिंग adopted when driving a roadway through loose ground for giving protection to workers। ठीक है, जहां पास आपका ग्राउंड लूज है, ठीक है, उस जगह में आप कैसा प्रोटेक्शन देंगे? तो देखिए बेटा कि जहां पास लूज ग्राउंड है तो हम वहां पास नीचे की ओर, ठीक है, नीचे की ओर अपने फ्लोर पे वेट ना जाए ऐसा कोई सपोर्ट देना चाहते हैं। तो 4 पोलिंग, जो मैंने आपको बताया था कि 4 पोलिंग आपका जहां पास भी लूज रूफ होगा वहां पास भी 4 पोलिंग देते हैं अपन। ये 4 पोलिंग इस टाइप का आपका सपोर्ट, इसे मैंने सपोर्ट की क्लास में समझाया था बड़े ही अच्छे से कि 4 पोलिंग क्या होती है और किस जगह पे उपयोग किया जाता है। तो ये आपका डी इज द राइट आंसर। In order to monitoring the support performance, what minimum percentage of installed boards shall be subjected to encourage testing randomly? तो बेटा 10% हम एंकरेज टेस्टिंग के लिए जाते हैं और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए 1%। ये बात कई बार रिपीट की गई है। द width ऑफ एनी बेंच इन एन ओपन कास्ट माइन shall नॉट लेस देन, देखिए width ऑफ एनी माइन, तो आप रेगुलेशन नंबर 106 पे अगर जाते हैं तो उसमें किसी भी बेंच का कितना चौड़ाई होना चाहिए उसके लिए 4 ऑप्शन, तीन तरीके बताए गए हैं, ठीक है। उसमें आप देखेंगे 3 तरीके कौन कौन से हैं। द विड्थ ऑफ वाइडेस्ट मशीन प्लाइंग ऑन द बेंच प्लस 2 मीटर। सेकंड ऑप्शन है इफ डंपर प्लाइंग ऑन द बेंच 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ डंपर। और तीसरा है द हाइट ऑफ द बेंच, जो भी इनमें से ज्यादा होगा वह बेंच का चौड़ाई होगा। तो आपका जो डी ऑप्शन है वह सटीक आंसर है, द डंपर्स प्लाइंग ऑन द बेंच 3 टाइम्स द विड्थ ऑफ डंपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाते हैं। एज पर माइन रूल्स 1955 द इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ऑल पर्सन सीकिंग एम्प्लॉयमेंट इन माइन शैल बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लेड डाउन। किसमें आपका स्टैंडर्ड लिखे रहता है? तो इसमें पीआई फॉर्म, जो आपका पीआई नंबर है उसमें आपका क्या लिखा रहता है बेटा? इसमें स्टैंडर्ड लिखा रहता है, ठीक है, कि आपका जो आईएमई है वो किसके पीआई मतलब आई का मतलब स्टैंडर्ड इनिशियल, आईएमई होता है ना इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन, और तो ये आई से ही अगर आप देख लेते हैं तो स्टैंडर्ड किसमें लगता है? पीआई में। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ सरफेस वाटर? सरफेस वाटर का सोर्स क्या क्या है बेटा? तो आप अच्छे से जानते हैं सरफेस वाटर का सोर्स क्या है, रिवर और नाला। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, डेंजर जोन क्या है बेटा? डेंजर जोन कितना जो है 17 के हिसाब से तो 500 मीटर। ए इज द राइट आंसर, सीएमआर की क्लास में इसको कंसीडर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशन 2017 डिस्क्राइब द डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर? डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर मेरे ही द्वारा बनाया गया था, रेगुलेशन नंबर 149 एंड 150। ये जो 2 रेगुलेशन है मुजफ्फर सर ने तो पढ़ाया ही पढ़ाया है, मेरे द्वारा भी इसको बताया गया था, जिसमें मैंने 149 डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर और 150 दैट इज डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन, 2 चीज मैंने बताई थी। सॉरी, चलिए, द प्रॉप डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स। प्रॉप डेंसिटी ये मेरे द्वारा बना सवाल को कई बार आप लोगों को दिया गया है, इसमें प्रॉप डेंसिटी इसको कहते हैं कि द नंबर ऑफ प्रॉप्स पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। इसे क्वेश्चन आंसर राउंड में कराया गया था, दैट इज ए। ड्राई वल्व इन थर्मोमीटर रिवर्स टू, ड्राई वल्व का मतलब क्या होता है?
तो डाई बल्ब इन ए थर्मोमीटर मीन्स थर्मोमीटर हैविंग इट्स बल्ब अनकवर्ड एंड ओपन टू द एयर। ठीक है, ड्राई बल्ब से आप क्या समझते हैं कि ऐसा बल्ब जो कि ड्राई बल्ब का मतलब ऐसा बल्ब जो कि अनकवर्ड हो और ओपन हो एयर में। ठीक है, दैट इज ए इज द राइट आंसर। पहले ही ऑप्शन आपको सही है, बाकी में आपको जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, द फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सपोर्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द माइन एज द कोल इज एक्सट्रैक्टेड। द फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सपोर्ट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द माइन एज द कोल इज एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, आर्टिफिशियल सपोर्ट का उपयोग क्यों माइंस में लाया गया है? तो टू कंट्रोल द फोर्सेज एंड स्ट्राटा मूवमेंट इंड्यूस्ड बाय माइनिंग। क्यों किया जाएगा बेटा? कि इसको मैंने आपको सपोर्ट की क्लास में बड़े ही अच्छे से समझाया था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस। कई लोग बोल रहे थे कि सर ये तो गेट का है, इसको इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं? उसके बावजूद भी माइनिंग ज्ञान ने इस चीज को पढ़वाया और मैंने इसी क्लास ली थी कि माइनिंग जब आपका एक पूरा क्यूबॉइड है तो वह पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और जैसे आपका एक्स वाई और जेड डायरेक्शन से, तीनों डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने वहां माइनिंग कर ली तो फोर्सेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था प्रेशर आर्क थ्योरी, इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका फोर्सेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन और इमीडिएट रूफ को सपोर्ट करने के लिए हम आर्टिफिशियल सपोर्ट्स का फंक्शन क्या है? इमीडिएट रूफ को सपोर्ट देने का काम, जिससे कि फोर्सेस को कंट्रोल किया जा सके, स्ट्राटा मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो दैट इज सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, blank in a plan which show all places are waterlogged or can become waterlogged are all information required to assessment of water danger in mine। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 अगर आप आ रहे हैं तो आप चले आइए प्लान एंड सेक्शन में। प्लान और सेक्शन में जब आप आएंगे, रेगुलेशन नंबर 64 के बाद से प्लान एंड सेक्शन चालू होता है, जिसमें रेगुलेशन नंबर 65 में आपका 65 का जी नंबर आप देखिए, 65 का जी नंबर, जिसमें कि वाटर डेंजर प्लान के बारे में बताया गया है। ठीक है, रेगुलेशन नंबर 65 का जी नंबर, जिसमें आपको वाटर डेंजर प्लान के बारे में बताया गया है, उसमें आप देख सकते हैं कि क्लियर कट चीजें बताई गई हैं कि क्या क्या चीजें इसमें वाटर डेंजर प्लान में शो किया जाएगा। तो इसमें वही चीज बोल रहा है कि ब्लैंक प्लान विच शो ऑल प्लेसेस वेयर द वाटर लॉग्ड कैन बिकम वाटर लॉग्ड इंफॉर्मेशन असेसमेंट ऑफ वाटर डेंजर। ठीक है, तो इसको आप कहेंगे वाटर डेंजर प्लान में ये सारी चीजों को दिखाई जाती है, दैट इज डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 61, इनिशियल एंड फर्स्ट कट गिवन बाय द फिजिकल डेवलपमेंट ओपन कट। पहले कट को हम बॉक्स कट कहते हैं बेटा, दैट इज ए इज द राइट आंसर। 62, आर्टिफिशियल ड्राइंग ऑफ टिम्बर्स इन किल्स फॉर मेकिंग द रूफ सपोर्ट। ठीक है, रूफ सपोर्ट के लिए हम आर्टिफिशियल टिम्बर्स को ड्राई करने के लिए क्या करते हैं? दैट इज किल सीजनिंग। ये आपका डीजे देशमुख में पार्ट 1 में बताया गया था, जिसको देवेन सर ने लिया था। डीजे देशमुख में इस चीज के बारे में डिस्कस किया गया था सपोर्ट की में, तो इस बारे में देवेन सर ने आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, हु इज द पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द रेजिंग एंड लोवरिंग ऑफ पर्सन tools and materials and transmit signal at any inset or shaft bottom? बेटा ऑन सेटर डी। ठीक है, दैट इज ऑन सेटर। सरदार ओवरमैन इंजीनियर कोई नहीं, ऑन सेटर और एक बैंक्समैन होता है बेटा, एक बैंक्समैन और एक होता है ऑन सेटर। ठीक है, तो ऑन सेटर डी है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूजन जैसा कोई चीज है ही नहीं इस क्वेश्चन में। द प्राइमर इन द ब्लास्टिंग रिफर टू, आपका जो भी प्राइमर है वह कैसा होना चाहिए बेटा? कैप सेंसिटिव होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टेड विथ डेटोनेटर। जो भी आप
ठीक है, क्योंकि कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव तो ये भी है, लेकिन आपका प्राइमर जो है वह किस कहाँ की इन ब्लास्टिंग कैसे रिफर करता है, या रिफर करता है, ये इसको बारे में विनोद सर ने आपकी क्लास ली थी ब्लास्टिंग की और वेंटिलेशन की, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव कनेक्टेड विद डेटोनेटर। चलिए, ए टेल गेट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए टेल टेल क्यों कर गया था भैया, तो भैया होता है ये रॉक मूवमेंट के रूफ रॉक मूवमेंट को, ठीक है। ये डीजे देशमुख की क्लास जो आपके ईएमटी की जो क्लास हुई थी, एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी की, इसमें आपको बताया गया था कि टेल टेल जो होता है वह रूफ रॉक मूवमेंट, इसमें तीन चीज होता है, एक होता है ग्रीन, एक होता है बेटा रेड, ग्रीन और एक वाइट, ठीक है, तीन कलर होते हैं। इन तीन कलर में टेल टेल लगाया जाता है, और जैसे ही जैसे वो रूफ नीचे आती है वैसे वैसे वह कलर आपका दिखने लग जाता है, ढकने लग जाता है। 65 के बाद आते हैं 66। ब्लैंक इन इज एयर विच होल्ड द मैक्सिमम वेट ऑफ मॉइस्चर कैपेबल ऑफ कैरिंग गिवन टेम्परेचर, तो बेटा सैचुरेटेड एयर, सैचुरेटेड एयर जो है वह मैक्सिमम मॉइस्चर को होल्ड कर, वेट मैक्सिमम मॉइस्चर को मैक्सिमम वेट ऑफ सैचुरेटेड बोला ही जाता है कि इसके बाद कुछ भी नहीं, सैचुरेशन पीरियड ना इसके आगे ना पीछे, सैचुरेशन मतलब पूरा कंप्लीट, दैट इज सैचुरेटेड एयर जो है, सैचुरेटेड एयर इज द एयर विच होल्ड्स द मैक्सिमम वेट ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। जिसके सामने भी आपका, हाँ, जो आपका कलर है बेटा यहाँ पास येलो होता है, तीन कलर जो होते हैं ना, तो यहाँ पास होता है बेटा रेड, येलो और ग्रीन, ये तीन कलर होते हैं, व्हाइट बता दिया था मैंने, ये तीन कलर होते हैं, ठीक है। चलिए, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है बेटा कि सैचुरेटेड मतलब पूरा कंप्लीट, अब इसके आगे कुछ भी नहीं, तो सैचुरेटेड एयर इज द एयर विच होल्ड द मैक्सिमम वेट ऑफ मॉइस्चर। स्कैम्प, स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, नो वर्किंग विच इज अप्रोच्ड विद इन ए डिस्टेंस ऑफ ब्लैंक ऑफ एनी डिसयूज और अबेंडेंट वर्किंग वेदर द सेम माइन और एडजॉइनिंग माइन शैल बी एक्सटेंडेड फर्दर द प्रायर परमिशन फ्रॉम डीजीएमएस। बेटा इस बात को सब जान रहे हैं, इसको रेगुलेशन में बताया गया है मुजफ्फर सर द्वारा कि 60 मीटर से ज्यादा कहीं भी अबेंडेंट या डिसयूज वर्किंग है तो 60 मीटर पहले ही बिना डीजीएमएस के परमिशन के हमको काम नहीं करना है। अनसेचुरेटेड, सुनील कुमार नोनिया जी यहाँ अनसेचुरेटेड मार दिए हैं। बेटा अनसेचुरेटेड कैसे होगा, अनसेचुरेटेड मतलब खाली, कुछ भी नहीं इसमें, सेचुरेटेड मतलब पूरा का पूरा भरा हुआ, पूरा मॉइस्चर कंटेंट सेचुरेटेड, सेचुरेटेड शब्द से ही समझ जाना था ना, अनसेचुरेटेड की बात ही नहीं है यहाँ। चलो चलिए कोई बात नहीं। who is who is appointed the chairman of committee made under section 70 of mines, तो बेटा ये कौन करता है, जो कमेटी जो बनती है उसका चेयरमैन कौन बनाता है, तो बेटा इट इज द ए पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना अब आप जानते हैं तो ए इज द राइट आंसर। जो सेक्शन 12 के अंदर जो कमेटी बनी है उसका जो चेयरमैन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। 70 नंबर देखिए बेटा, हु स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ ब्लास्टिंग इन फायर एरिया इन ओपन कास्ट माइंस इन जनरल ऑर्डर। फायर एरिया में अगर आपको ब्लास्टिंग करना है तो आपसे किससे ऑर्डर लेना पड़ेगा, तो बेटा ये लेना पड़ेगा आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से, यह भी रेगुलेशन के द्वारा बताया गया है। तो ब्लास्टिंग इन फायर एरिया ये चीज जब मुजफ्फर सर पढ़ाए थे उस रेगुलेशन में आपको बताया गया है। अब देखिए, वेयर ए माइंस इंट्रेंस आर सिचुएटेड बिलो एचएफएल ऑफ ए रिवर एंड embankment शुड बी कंस्ट्रक्टेड अगेंस्ट द रिवर हाइट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। वहां पास जहां पास आपका एचएफएल से नीचे है माइन इंट्रेंस, वहां पास आपका embankment कितना होना चाहिए बेटा, 3 मीटर। तो इसमें देखिए जिस बंदे ने इसने 2 मीटर मार के आया है,
नॉट लेस देन 3 मीटर, कम से कम 3 मीटर का आपका इम्बैंकमेंट होना चाहिए। रिस्क स्कोर आपको सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान रेगुलेशन नंबर जब 104 बताया गया था, जिसे 2 दिन पूरा लेक्चर में कंप्लीट किया गया है मुजफ्फर सर के द्वारा, उसमें बताया गया था कि इट इज अ रिस्क स्कोर मल्टीप्लाई किससे होगा, इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सपोजर, दैट इज कॉल्ड रिस्क स्कोर। एनफो अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल, इसमें आप अच्छे से जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट जो है वह 94% और फ्यूल ऑयल जो है वह 6%। मैंने स्टार्टिंग में भी इस चीज को बताया था, विनोद सर ने भी अपने लेक्चर में इसको बताया है। द वर्स्ट डिजास्टर कॉज्ड बाय चास नाला कॉलरी बिहार। देखिए चास नाला जो ये आपका, जब मैं एसएमपी ये जब मैं आपको सम पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने कुछ एक्सीडेंट के बारे में आपको डिस्कस किया था। तो मैंने उस समय आपको, सॉरी सम में जब मैं आपको डेंजर फ्रॉम रेगुलेशन नंबर जब आपको 149 और 150 बताया हूं, सरफेस वाटर डेंजर, ठीक है, सरफेस वाटर डेंजर और इनंडेशन डेंजर, इसके बारे में जब मैंने क्लास ली थी तो उस समय मैंने आपको, आप अभी भी जाकर लेक्चर में देख सकते हैं कि मैंने चासनाला कॉलरी के बारे में डिस्कशन किया था, और वह जो हुआ था इनंडेशन के कारण हुआ था, जिसमें 372 पर्सन मरे थे। ठीक है। 75 नंबर, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान सबमिटेड टू द डीजीएमएस। कौन डीजीएमएस को सबमिट करता है? दैट इज माइंस मैनेजर। ठीक है बेटा, माइंस के द्वारा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को किया जाता है। ये भी आपका रेगुलेशन नंबर 104 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 76, which one of the following is the principal support system for prop free front fall under long bar system in an underground coal mines? देखिए बेटा, तो इसमें 4 सिस्टम है, इसके बारे में आपको नॉर्मल अगर आप देखेंगे तो गोल पोस्ट सिस्टम जो है आपका, गोल पोस्ट कैसा रहता है? गोल पोस्ट आपका 2 पोल ऐसे रहेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर से एक पोल लगा रहेगा और पीछे में पूरी जाली रहेगी, जो कि पीछे के वॉल को क्या किया रहेगा? कवर किया रहेगा। तो ऐसा आपका कुछ सिस्टम हम बनाया जाता है किसमें? सपोर्ट में, प्रॉप फ्री फ्रंट फॉल्स अंडर लॉन्ग बार सिस्टम। ठीक है, गोल पोस्ट सिस्टम होगा वहां। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फ्री क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस कंटिन्यूटी विच गवर्न्स द स्टेबिलिटी ऑफ हाई वॉल स्लोप इज। क्वेश्चन नंबर 77, अच्छा क्वेश्चन है। द मोस्ट पॉपुलर पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसकंटिन्यूटी which governs the stability of high wall slope is, that is orientation and discontinuity of plane। ठीक है, प्लेन की डिसकंटिन्यूटी को बताता है। if the shots are fired with electric detonator in mines, no person should enter the blasting site for blank minutes, that is 5 मिनट के बाद ही आप जाएंगे। ठीक है, ये ब्लास्टिंग आपका रेगुलेशन का ही सवाल है, रेगुलेशन से ही पूछा गया है कि 5 मिनट के बाद ही आपको ब्लास्टिंग के उस फेस में इंस्पेक्शन के लिए जाना है। That is 79, during the reaping operation, reaping out in open cast mine, the mass of tractor of any reaper influences। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा पेनिट्रेशन ऑफ वर्किंग मेंबर ऑफ द रिपर, ठीक है, उतना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, जो वर्किंग मेंबर है उतना ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, उसे अंदर तक खोदेगा जितना ज्यादा मास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80, if it is proposed to flood any part of working of the mine by introducing water from surface or from any water in the mine from any adjacent mine is called, या it is called intentional flooding। C is the right answer। अगर आप किसी भी माइंस में बाहर से पानी डालते हैं या बगल वाले माइंस का पानी बगल इस एडजेसेंट माइंस से लेकर के इसमें डालते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे इंटेंशनल फ्लडिंग कहते हैं। ठीक है सुनील, अब ये आपका कंप्लीट हुआ बेटा। अब इसमें सुनील कुमार नूनिया जी कहना है, सर धनबाद सेंटर में माइनिंग सरदार एग्जाम के लिए हल्ला थोड़ा फुला हो रहा था, इसलिए मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हो गया।
सुनील कुमार नूनिया जी, परेशान मत होइए, जिसका पेपर अच्छा गया उसको, इसके आगे भी हमारे पास एससीसीएल की वैकेंसी है, हम वहां पास अच्छा करेंगे। अभी हम आप माइनिंग ज्ञान आपके साथ है और आप लोगों की हर तरह से मदद करेगा, जहाँ भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है। पर्सनल ठीक है, पेपर का लेवल अच्छा था, ठीक है, लेकिन ट्रिकी थी, जितने भी क्वेश्चन थे वह ट्रिकी थे, ठीक है। जिसका भी आपका नंबर आया है ये समझ जाइए 80 to 85, ठीक है, एज ए जनरल। और ST SC में अगर आपका नंबर है 65 to 70 तो भी ठीक है, ठीक पेपर का। सुनील कुमार नोनिया जी, परेशान मत होइए, डाउन फील मत करिए, ठीक, सबका हो जाएगा। आप लोग लगे रहिए, देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें लगे रहना पड़ता है। अगर आप जितना जगह लगे रहेंगे, अगर आपने अभी फिर से छोड़ दिया, फिर आपको स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा, इसीलिए आप लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, ओवरमैन का बेटा क्वेश्चन नंबर तो अब मुझे, वैसे जो मैंने सुबह की क्लास ली थी उसमें जो जो क्वेश्चन मैं जो सुबह की लेक्चर्स मेरे में, आप चले जाइएगा, वह अभी अपलोड हो गए हैं। उसमें जाने के बाद क्वेश्चन नंबर, दो क्वेश्चंस मैंने बताए थे, 65 and 26, तो आप उसमें पढ़ लीजिएगा उन क्वेश्चंस को, और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप अपने उसमें लिख लीजिएगा, लिखने के बाद क्लेम कर दीजिए। सर प्लीज क्लेम के लिए कुछ आइडिया दीजिए। बेटा क्लेम के लिए क्या आइडिया देना